हाय एवरीवन। आज हम लोग इंडियन पॉलिटी शुरू करने जा रहे हैं। इस वीडियो में हम लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के इंट्रोडक्शन के बारे में देखेंगे और मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में देखेंगे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना और क्या क्या प्रोसीजर लगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों पहले हम लोग थोड़ा इंडियन पार्लियामेंट के बारे में जो बेसिक जानकारी है उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। इंडियन पार्लियामेंट में दो हाउस है, एक अपर हाउस और एक लोअर हाउस। अपर हाउस को हम लोग राज्यसभा बोलते हैं, उसमें टोटल 245 सीट होता है। 245 में 233 इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, मीन्स जो डेमोक्रेटिकली इलेक्ट होके जाते हैं, चाहे वो डायरेक्टली पीपल के द्वारा इलेक्ट होके जाएँ या फिर पीपल्स के रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा इलेक्ट होके जाएँ। तो राज्यसभा में क्या होता है कि जो 233 मेंबर होते हैं वो दे आर इलेक्टेड बाय एमपीज और एमएलएस, और एंड द रिमेनिंग 12 आर nominated by presidents who are experts in arts, science, literature and social service। ठीक है दोस्तों, और जो लोअर हाउस है उसका नाम लोकसभा है और ये स्ट्रॉन्ग इन कंपैरिजन टू राज्यसभा। दिस हाउस हैज़ गॉट मोर पावर। इस हाउस में टोटल 545 सीट्स होती हैं। इसमें से 2 सीट जो है एंग्लो इंडियन का होता है और वे दोनों प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेटेड किए जाते हैं। तो रिमेनिंग 543 जो है वो लोगों के द्वारा डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड होते हैं। राज्यसभा और लोकसभा को मिला के इंडियन लेजिस्लेचर बनता है, इंडियन पार्लियामेंट बनता है। और हमें पता है कि जो इंडियन स्टेट है वो 3 पार्ट में बटा हुआ है। एग्जीक्यूटिव, सबसे पहले लेजिस्लेचर, फिर एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। ठीक है दोस्तों, तो जो एग्जीक्यूटिव है जिसको गवर्नमेंट भी बोलते हैं वो लेजिस्लेचर से ही बना होता है। ठीक, एक पूरे पार्लियामेंट में जितने भी हम एमपीज को चुन के भेजते हैं उन्हीं एमपीज में से एक काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर बनता है और उसी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को हम लोग गवर्नमेंट बोलते हैं। तो इस तरह से एग्जीक्यूटिव क्या है, लेजिस्लेचर से निकला है, तो इसलिए हम लोग एग्जीक्यूटिव को बेबी ऑफ लेजिस्लेचर भी बोलते हैं, बिकॉज एग्जीक्यूटिव हैज़ बीन प्रोड्यूस्ड बाय द लेजिस्लेचर ओनली। ठीक है दोस्तों, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और एग्जीक्यूटिव जो होता है उसको हम लोग पॉलिटिकल या टेम्पररी एग्जीक्यूटिव बोलते हैं, क्योंकि दे आर इन द सर्विस फॉर 5 ईयर्स इन अ स्ट्रेच। उसके बाद उनको फिर से री इलेक्ट होकर आना पड़ता है, इसलिए उनको हम टेम्पररी या फिर पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव बोलते हैं। और जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं या फिर जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं उनको हम लोग परमानेंट एग्जीक्यूटिव बोलते हैं, क्योंकि वे अपने सर्विस में लगे रहते हैं अनटिल दे आर रिटायर्ड। ठीक है, तो एक सिमिलर एनालॉजी पे जो है स्टेट में भी लेजिस्लेचर होता है और स्टेट में जनरली एक ही होता है, केवल असेंबली होता है। स्टेट में सभी स्टेट्स में 2 हाउस नहीं है, हालांकि ऐसे 6 स्टेट्स हैं जो बाई कैमरल है जिनमें दोनों हाउस है। तो स्टेट के अपर हाउस को हम लोग लेजिस्लेटिव काउंसिल बोलते हैं और लोअर हाउस को हम लोग लेजिस्लेटिव असेंबली बोलते हैं। जो लेजिस्लेटिव काउंसिल होता है उनके कुछ मेंबर्स इलेक्टेड होते हैं और कुछ मेंबर्स गवर्नमेंट के द्वारा नॉमिनेटेड होते हैं। और जो लोअर हाउस है वहाँ भी लोअर हाउस स्ट्रॉन्ग होता है, जिसको हम लोग लेजिस्लेटिव असेंबली बोलते हैं, जिसमें हम लोग एमएलए को चुन के भेजते हैं। उसमें लगभग सभी मेंबर्स जो हैं इलेक्टेड होते हैं। मैक्सिमम 1 मेंबर्स या फिर नहीं भी हो सकते हैं, तो मैक्सिमम 1 मेंबर्स ही केवल नॉमिनेटेड होते हैं। ठीक है दोस्तों, और ऐसे 6 स्टेट्स हैं जहाँ दोनों हैं बाई कैमरल हैं, जैसे बिहार, यूपी, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक। ये 6 स्टेट्स जो हैं बाई कैमरल हैं। और दोस्तों जो राज्यसभा है उसको हम लोग काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी बोलते हैं, मीन्स रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टेट्स। इनमें जो भी होते हैं वो स्टेट्स, एक स्टेट का इसमें पार्टिकुलर सीट्स रिजर्व होता है कि इस स्टेट से इतने एमपी जो हैं चुन के आएंगे। वो हर एक स्टेट का पॉपुलेशन के अनुसार उसमें सीट रिजर्व होता है, इसलिए हम लोग अपर हाउस को काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी बोलते हैं और लोअर हाउस को हाउस ऑफ इलेक्टेड और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स भी बोलते हैं। दोस्तों अब हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात करने से पहले थोड़ा हम कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, तो थोड़ा कॉन्स्टिट्यूशन को हम डिफाइन करने का और उसके कंसेप्ट को समझने का कोशिश करेंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है कि किसी भी कंट्री का एक फंडामेंटल लॉ होता है, मीन्स उस कंट्री के जितने भी सिस्टम है या फिर जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है उसका जो फंडामेंटल या फिर जो बेसिक रिक्वायरमेंट होता है वो कॉन्स्टिट्यूशन ही प्रोवाइड कराता है। और फंडामेंटल होने के साथ साथ वो ऑर्गेनिक होता है। ठीक, ऑर्गेनिक लॉ ऑफ नेशन। ऑर्गेनिक का मतलब क्या है कि
दैट इवॉल्व्स और दैट कीप्स चेंजिंग विद द पेस ऑफ टाइम, मतलब समय के अनुसार वो अपने आप को विकसित करते रहता है। एक जैसे लिविंग बीइंग होता है, जैसे समय के अनुसार अपने आप को अडेप्ट करता है, वैसे ही ये कॉन्स्टिट्यूशन भी समय के साथ इसमें अमेंडमेंट होते रहते हैं, इसमें चेंजेस होते रहते हैं। तो इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, एक फंडामेंटल और ऑर्गेनिक लॉ है किसी भी देश का, जो उस देश के गवर्नमेंट का कंसेप्शन, कैरेक्टर और ऑर्गेनाइजेशन बताता है। मतलब उस देश में जो गवर्नमेंट है उसका क्या कंसेप्ट है, मीन्स वो मोनार्की है या फिर डेमोक्रेसी है वहाँ पे, या रिपब्लिक है या फिर डिक्टेटरशिप है। तो एक कंसेप्ट बताता है, उसका कैरेक्टर बताता है कि वो कितना वहाँ डेमोक्रेसी जो है वो एग्जिस्ट करता है, ठीक है। और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट मीन्स कितने लेवल पे गवर्नमेंट बटी हुई है, मीन्स वहाँ 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट है, 3 लेवल ऑफ गवर्नमेंट है। तो एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बताता है गवर्नमेंट का, ठीक है दोस्तों। और कॉन्स्टिट्यूशन साथ में ये भी बताता है कि उस देश में कॉन्स्टिट्यूशन जो है कितने लिमिट तक, कितने एक्सटेंट तक जो है कॉन्स्टिट्यूशन वहाँ पे एक्सरसाइज किया जाएगा। जैसे नॉर्थ कोरिया में भी कॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन वहाँ पे, पाकिस्तान में भी कॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन वहाँ पे उसका कॉन्स्टिट्यूशन का सॉवरेनिटी क्या है, मीन्स किस हद तक कॉन्स्टिट्यूशन को वहाँ फॉलो किया जाता है। तो ये तीनों जो है उस देश का कॉन्स्टिट्यूशन ही हमको बताता है कि कॉन्स्टिट्यूशन पहला फंडामेंटल और ऑर्गेनिक लॉ है किसी भी देश का, जो समय के साथ बदलते रहता है। और कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमको उस देश के गवर्नमेंट के कंसेप्ट, कैरेक्टर और ऑर्गेनाइजेशन बताता है कि उस देश के में गवर्नमेंट का मतलब क्या है, उसका कैरेक्टर क्या है, उस देश में गवर्नमेंट के गुण क्या है, और गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर या फिर ऑर्गेनाइजेशन क्या है उस देश में, ठीक है दोस्तों। अगर हम शॉर्ट में इसको डिफाइन करें तो शॉर्ट में हम क्या बोल सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, किसी भी देश का एक रूल बुक है, मीन्स इट इज़ अ बुक ऑफ कंपाइलेशन ऑफ रूल्स एंड लॉज ऑफ अ कंट्री, ठीक है। एंड इट इज़ सुप्रीम लॉ, ऑब्वियस है। उस देश में कॉन्स्टिट्यूशन अगर है तो मीन्स दैट इज़ मेड बाई द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल, मीन्स द कॉन्स्टिट्यूशन इज द अल्टीमेटली इट इज़ द वॉइस ऑफ द पीपल। तो ये क्या है, सुप्रीम लॉ है ऑफ लैंड, एंड ऑल लॉज एंड कस्टम्स इन ऑर्डर टू बी वैलिड शैल कन्फर्म टू द कॉन्स्टिट्यूशन। और उस देश में अगर किसी भी लॉ को या फिर कस्टम्स को, किसी भी कानून या रीति रिवाज को अगर वैलिड प्रूफ होना है या फिर वैलिड रहना है, तो उसको जो है कॉन्स्टिट्यूशन के साथ तालमेल बना के रहना होगा, मीन्स इट हैज़ टू बी अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है दोस्तों। और कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है उसका एक अपना स्पेशल लीगल सैंक्टिटी होता है। जैसे मंदिर में जो है भगवान का एक लीगल सैंक्टिटी होता है, मीन्स एक वहाँ क्या बोल सकते हैं, एक पवित्रता या फिर एक श्रद्धा होता है उसके प्रति, वैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन का भी एक अपना स्पेशल श्रद्धा है, एक लीगल श्रद्धा है लोगों में, क्योंकि इट डिराइव्स पावर एंड ऑथोरिटी फ्रॉम पीपल डायरेक्टली एज एविडेंट फ्रॉम प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और इसको हम लोग देख सकते हैं अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल से। प्रीएम्बल में ही डायरेक्ट डॉक्टर बी आर अम्बेडकर लिखे हैं कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, मीन्स हम भारत के नागरिक जो हैं इस कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट कर रहे हैं, इसको हम ही ने बनाया है और इसको हम लोग खुद पे ही इनेक्ट और अडॉप्ट कर रहे हैं। तो इससे क्या है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अपना पावर और अथॉरिटी डायरेक्ट पीपल से डिराइव करता है, इसलिए इसका एक अलग लीगल सैंक्टिटी है, एक अलग लीगल मीन्स ट्रस्ट है लोगों के ऊपर, ठीक है। और कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, लोगों के बीच में मीन्स सिटीजन्स और स्टेट के बीच में जो रिलेशन है उसको रेगुलेट करता है। दोस्तों अब हम एक नया टर्म और एक नया कंसेप्ट समझते हैं जिसका नाम है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन टर्म से बना है, ये ऑब्वियस है। इसको समझने से पहले हम ये समझते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है किसी भी कंट्री में एक गवर्नमेंट का या फिर सिटीजन्स के राइट का एक दायरा सेटअप करता है, ठीक है। तो वैसे ही कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म भी क्या है, एक ये आइडियोलॉजी है, ठीक है। ये एक विचारधारा है कि अगर किसी भी कंट्री में अगर एक गवर्नमेंट के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस है, एक लिमिटेड अथॉरिटी है गवर्नमेंट का, सिटीजन्स के राइट का भी एक लिमिटेशन है, तो वैसे कंट्री को या फिर वैसे आइडियोलॉजी को हम बोल सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, ठीक है। इसको हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म मीन्स अ सिस्टम हैविंग लिमिटेड गवर्नमेंट, एक लिमिटेड गवर्नमेंट हो, that is a government governance setup whose power is not unrestricted and arbitrary, means वैसा सेटअप जहाँ गवर्नमेंट का पावर अनरिस्ट्रिक्टेड नहीं है, मीन्स
दैट इज़ नॉट एक्टिंग आर्बिट्ररी, जो मन में आया वो नहीं कर सकता है, इट हैज़ टू बी अबाइड बाय द रूल। और अनलिमिटेड गवर्नमेंट अगर कहीं है तो वो क्या करता है कि एक ही या फिर कुछ ही हाथ में बहुत ज़्यादा पावर इन्वेस्ट कर देता है, और उससे जो है अल्टीमेटली क्या है, मिसयूज़ ऑफ पावर होगा, करप्शन होगा, और कॉमन मैन की लिबर्टी में बाधाएं आएंगी। ठीक, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है। अगर सिंपल लैंग्वेज में हम बोले तो क्या है, इट इज़ आइडियोलॉजी विच defines certain restrictions on the power of government, as well as it also limits the rights of a government of citizens। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हम देखते हैं कि अगर किसी देश में हमको समझना है कि वो देश कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को फॉलो करता है या नहीं, सॉरी यहाँ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म होगा, तो उसको हम क्या करेंगे, उसको समझने के लिए हम अगर ये 6-7 प्रोविजंस अगर वो कंट्री फॉलो करता है तो we can say that the country is following the ideology of constitutionalism। पहला प्रोविज़न क्या है कि तो उस देश में जो कॉन्स्टिट्यूशन है, दैट कॉन्स्टिट्यूशन शुड बी डेमोक्रेटिकली फॉर्म्ड, मीन्स लोगों के इन्वॉल्वमेंट से, मीन्स नॉट डायरेक्टली द पीपल्स इन्वॉल्वमेंट बट बाय द इन्वॉल्वमेंट ऑफ पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव द कॉन्स्टिट्यूशन शुड बी मेड। ये पहला प्रोविज़न होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई एक आदमी आया और खुद से कॉन्स्टिट्यूशन लिख के चला गया, नहीं, दैट इज़ नॉट द प्रोविज़न ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। दूसरा, रूल ऑफ लॉ, मीन्स लॉ शुड प्रिवेल, लॉ शुड बी द अल्टीमेट पावर और अल्टीमेट रूलर देयर, एवरीथिंग शुड बी अकॉर्डिंग टू द लॉ। थर्ड प्रोविज़न क्या है, सेपरेशन ऑफ पावर, मीन्स ऑल, जैसा इंडिया के केस में हम देख सकते हैं, इंडिया में जुडिशरी अलग है, एग्जीक्यूटिव अलग है और लेजिस्लेचर अलग है, तो तीनों अलग अलग होना चाहिए, मीन्स सेपरेशन ऑफ पावर होना चाहिए एंड चेक्स एंड बैलेंसेस। और ये तीनों जो अलग अलग गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशन हैं, स्ट्रक्चर हैं, ये तीनों एक दूसरे के ऊपर क्वेश्चंस करके और चेक्स एंड बैलेंसेस बनाए रखें। 4 प्रोविजन समझ में आया, एक डेमोक्रेटिकली फॉर्म्ड कॉन्स्टिट्यूशन, दूसरा रूल ऑफ लॉ, तीसरा सेपरेशन ऑफ पावर, चौथा चेक्स एंड बैलेंसेस, पांचवा इंडिपेंडेंट जुडिशरी हैविंग द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, means the judiciary should be independent of legislature and executive, it should act on its own judgment, अपने खुद के विजडम पे जुडिशरी काम करे और किसी भी तरह के केस को या फिर किसी भी तरह के पिटिशंस को वो जुडिशियल रिव्यू करने का पावर रखता हो। ठीक है, छठा क्या है, फंडामेंटल राइट्स, देयर शुड बी फंडामेंटल राइट्स टू द सिटीजन्स ऑफ दैट कंट्री। अगर फंडामेंटल राइट्स नहीं है, means the country does not have constitutionalism। Public opinion which is objective and strong, means people's voice should be heard। Constitutionalism not only places limits on powers of administration but also on the rights of people। Constitutionalism जाहिर सी बात है कि केवल एडमिनिस्ट्रेशन या फिर एग्जीक्यूटिव या गवर्नमेंट के ऊपर ही लिमिट प्लेस नहीं करता है, वो राइट्स ऑफ द पीपल के ऊपर भी। मीन्स अगर फंडामेंटल राइट मिला है कि राइट टू एक्सप्रेशन और राइट टू स्पीच, तो वी कैनॉट स्पीक एनीथिंग आर्बिट्ररली, सो दैट इज ऑल्सो अ लिमिट ऑन द राइट्स ऑफ पीपल। तो जो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है वो नहीं कभी कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म नहीं कभी जीरो हो सकता है और नहीं कभी परफेक्ट कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म हो सकता है। ठीक है, जीरो अगर इस एक नंबर लाइन पे हम रिप्रेजेंट करें 0 to 100, तो नो कंट्रीज हैव इधर जीरो नाइदर परफेक्ट कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। मीन्स इफ समटाइम्स कभी हमारे दिमाग में ये भी आता होगा कि नॉर्थ कोरिया, पाकिस्तान, सीरिया, ये सब कंट्री वहाँ जीरो कॉन्स्टिट्यूशन, मीन्स वहाँ कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार कुछ होता ही नहीं है, जो वहाँ के डिक्टेटर के मन में आता है या फिर जो वहाँ के आर्मी जनरल के मन में आता है वो करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, there is certain provisions or certain things that is done according to the constitution। so जीरो नहीं होता किसी भी कंट्री का। अगर नॉर्थ कोरिया को देखें तो थोड़ा सा आगे है, फिर सीरिया, पाकिस्तान, ये सब भी है बहुत पीछे हैं, दे आर नॉट नियर टू इवन 50% ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, लेकिन बट दे आर अहेड ऑफ जीरो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। और इंडिया को देखें तो इंडिया अभी पीछे है, परफेक्ट कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म से बहुत पीछे है, लेकिन इससे आगे यूके और यूएसए जो है वो दे आर नियर समवेयर क्लोज टू परफेक्ट कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म।
नेक्स्ट हम देख लेते हैं फंक्शंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। मीन्स अगर किसी भी देश में कॉन्स्टिट्यूशन है तो उसके क्या जनरल और क्या बेसिक फंक्शंस होते हैं। पहला, कॉन्स्टिट्यूशन रिफ्लेक्ट्स द आइडियोलॉजी एंड फिलोसफी ऑफ द नेशन स्टेट। किसी भी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन को देख कर हम बता सकते हैं कि उस कंट्री का विचारधारा क्या है या फिर उसका फिलोसफी क्या है। मीन्स व्हाट इज़ द मोटिव ऑफ दैट कंट्री, व्हाट इज़ द एम ऑब्जेक्टिव एंड व्हाट दैट कंट्री एस्पायर्स टू बी। ठीक है। दूसरा, इट वैलिडेट्स ऑल द लॉज मेड इन द कंट्री। उस कंट्री में जितने भी कानून बनेंगे उनको वैलिडेट कौन करेगा, उनको लीगलाइज या फिर उनको ओके कौन करेगा, कॉन्स्टिट्यूशन करता है। तीसरा, इट प्रोवाइड्स ऑर्गेनाइजेशनल फ्रेमवर्क ऑफ गवर्नमेंट एंड डिफाइन इंटर रिलेशनशिप अमॉन्ग वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। स्ट्रक्चर या फिर अलग अलग लेवल्स के बीच में एक रिलेशन इस्टेब्लिश करता है कि कौन से लेवल, मीन्स फर्स्ट लेवल का सेकेंड लेवल के साथ क्या कनेक्शन है। तो इट प्रोवाइड्स और इट्स डिफाइंस इंटर रिलेशनशिप अमॉन्ग वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है दोस्तों, आज यहीं पे हम अपना वीडियो कंप्लीट करते हैं। कल हम लोग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली देखेंगे और बाकी का कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग के प्रोसीजर को भी देखेंगे। थैंक यू।